हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया वीडियो जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ में अपन मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपन चार्ज कर सकते हैं। जैसे अपन एक के बारे में तो जानते हैं, घर्षण के बारे में तो जानते हैं। घर्षण के द्वारा अपन जब भी कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसके अलावा दो विधियां और हैं, उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि हमने अभी ये नहीं देखा है कि जो आवेश है उसको किस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे, उसकी विमा क्या होगी, उन सभी चीज़ों के बारे में भी अभी देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टार्ट करते हैं। चार्ज मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी। तो यूनिट हो जाती है इसकी कूलाम। कूलाम को अपन व्यक्त करते हैं सी से व्यक्त करते हैं। तो जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम। ये एक साइंटिस्ट का नेम है, तो आप इसको कैपिटल में व्यक्त कर सकते हैं। वैसे जब भी अपन किसी भी प्रतीक को व्यक्त करते हैं तो थोड़ा सा आप कैपिटल में लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी मात्रक होते हैं जो सीजीएस पद्धति के होते हैं। जैसे आप एक फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रैंकलिन को अपन लिख देते हैं FR। और इसके अलावा आप एक और देख सकते हैं ESU। ये वाला जो मात्रक है, ये दोनों मात्रक हैं वो सीजीएस पद्धति के अंदर हैं, लेकिन ये जो हमारे काम में आते हैं हमारे, वो ये वाला काम में आता है वो परमाणु के अंदर काम में आएगा। जहाँ पे अपन परमाणु के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे काम में आता है ज़्यादातर। ये दोनों जो मात्रक हैं वो सीजीएस पद्धति के अंदर हैं। ये दोनों सीजीएस पद्धति के अंदर और ये वाला है वो एसआई पद्धति के अंदर। हमें याद रखना है, ये वाला याद रखना है, कूलाम याद रखना है। जब भी अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, विद्युत आवेश की बात करेंगे, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक और मात्रक याद रख सकते हैं, फेराडे। फेराडे याद रख सकते हैं। ये हमारे चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक है। और सबसे छोटे की बात करें तो फ्रैंकलिन होता है और सबसे बड़े की बात करें तो फेराडे होता है। फेराडे की 1 फेराडे इज इक्वल टू की वैल्यू देखें अपन की कूलाम के अंदर 1 फेराडे इज इक्वल टू कितना होता है, तो 96500 कूलाम। 96,500 कूलाम होता है 1 फेराडे के अंदर। तो हमारे पास जो नेचर के अंदर जो सबसे बड़ा मात्रक हमने बना रखा है चार्ज के लिए वो है फेराडे। सबसे जो छोटा मात्रक होता है वो है फ्रैंकलिन होता है। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी वेमा देखते हैं। वेमा क्या होती हैं, वेमा किस प्रकार से व्यक्त की जाती है, आप 11वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। जब भी अपन वेमा को व्यक्त करते हैं तो बड़े कोष्टक के अंदर इस प्रकार से, ठीक है। अपन के पास चाहे 3 भौतिक राशियां तो अपन व्यक्त करते ही करते हैं, चाहे वो काम में आ रही हैं या नहीं काम में आ रही हैं। कौन सी होती हैं, MLT। तो MLT, M होता है मास होता है, L लेंथ होती है और T हमारे पास टाइम होता है। तो इन तीनों को अपन कैपिटल के अंदर व्यक्त करते हैं, MLT। अब ये MLT है वो कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, वेमा हमको क्या बताती है, वेमा हमको बताती है कि हमारा जो फॉर्मूला है, ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशियों पे किस प्रकार से निर्भर कर रही है और कितनी बार निर्भर कर रही है उसको व्यक्त करता है। तो आप यहाँ पे देखिए वेमा हो जाएगी। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू, आप जानते हैं एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है विद्युत धारा के लिए, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। आप यहाँ से इसकी विमा निकाल सकते हैं। I यहाँ पे हमारे पास विद्युत धारा आ रखी है, विद्युत धारा के लिए विमा क्या हो जाएगी, विद्युत धारा को अपन व्यक्त करते हैं तो A से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसकी विमा हो जाएगी विद्युत धारा के लिए A की बार आ रहा है तो A की पावर 1 कर देंगे। T टाइम के लिए हो जाएगा T, और T भी A की बार आ रहा है तो T1। लेकिन अपन ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे अपन इसकी विमा व्यक्त करना चाहते हैं, आपने लिख दिया A की पावर 1 T की पावर 1, बस इतना ही लिखा, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड जो मेथड है अपने लिखने का वो ये वाला है। आपको MLT तो लिखना ही लिखना होता है और साथ में जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसको भी लिखते हैं। तो M और L नहीं आ रहा है तो M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 और साथ में हम यहाँ पे 1 की पावर 1। ये हो गए हमारे पास विद्युत आवेश की विमा होगी, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, A की पावर 1। ओके, इसके बाद में अपन यहाँ पे देखते हैं, आप इसी फॉर्मूले के द्वारा जो Q इज इक्वल टू IT था, इससे हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। एक और मात्रक बना सकते हैं, जैसे Q इज इक्वल टू I इंटू T। I क्या है, यहाँ पे करंट है, T यहाँ पे टाइम है। करंट के लिए जो हमारे मात्रक होता है, करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड।
तो आप एम्पियर इंटू सेकंड भी बना सकते हैं। ये जो हमारे पास 4 मात्रक लिखे हुए हैं, इन 4 के साथ में आप ये एक 5वां भी जोड़ सकते हैं। याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना इतने काफ़ी हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है वो हमें याद रखना है, ये कूलाम याद रखना है और कोई भी याद नहीं रखना। इसके अलावा जो तीसरा है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब भी अपन किसी भी नई भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ों के बारे में कम से कम पता होना चाहिए। पहला मात्रक, दूसरा विमा, तीसरा वो अदिश है या सदिश है। कम से कम इन 3 के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद में हमें और भी पता है तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं ये जो ESU होता है वो कितना होता है? 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना ESU होता है? तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है। इतनी वैल्यू होती है। तो सबसे बड़ा जो मात्रक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फैराडे। और सबसे छोटा मात्रक कौन सा हो जाएगा? फ्रैंकलिन हो जाएगा। ओके, कूलाम है, ये भी बहुत बड़ा मात्रक है हमारे पास। जो कूलाम है, 1 कूलाम आवेश है, वो भी बहुत बड़ा मात्रक है। अपन जब भी किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश देते हैं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? कूलाम मतलब आप 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं तो उसको क्या दे रहे हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जब हम 1 कूलाम को डिफाइन करते हैं तो वो बहुत बड़ा मात्रक निकल के आता है हमारे पास। तो हम आप मोस्टली जगह देखते हैं, जो आपकी बुक के अंदर देखेंगे वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। वो इसलिए लिखी हुई मिलती हैं क्योंकि कूलाम है वो बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम आगे डिस्कशन करते हैं 1 कूलाम की डेफिनेशन क्या होगी। 1 कूलाम कितना होता है? तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया Q = I × T, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, यदि मैं इसके अंदर I = 1 कर दूं, 1 एम्पियर, और T = 1 सेकंड कर दूं, तो Q = कितना आएगा? 1 कूलाम आएगा। यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। 1 कूलाम की जो डेफिनेशन होगी वो किस प्रकार से बनेगी कि हमारे पास कोई भी एक चालक तार है। ये हमने एक चालक तार लिया, ये इस प्रकार से अंदर से जो बेज जैसे भी बना हुआ है, ये एक हमारे पास एक चालक तार है। इस चालक तार के अंदर यदि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा? 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेश होगा। तो अपन डेफिनेशन बना सकते हैं, किसी चालक तार में 1 सेकंड में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वहाँ पे 1 कूलाम आवेश ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन हो गई, 1 कूलाम की डेफिनेशन होगी। किसी भी चालक तार में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो वहाँ पे गुजरने वाला जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1 कूलाम आवेश होता है। ओके, ये हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हुई इसकी। इसके बाद में एक और डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं साथ में। जैसे आपने यहाँ पे बात की है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कितना होता है, तो 1 एम्पियर की और बात कर लेते हैं। 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो कैसे बनाई गई? वो बनाई गई हमारे पास इस प्रकार से। हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर एक पॉइंट भी आया है, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T होता है। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब 1 एम्पियर के डेफिनेशन और देख लेते हैं साथ में ही। तो 1 एम्पियर डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास कोई 2 चालक तार है, 2 लंबे सीधे चालक तार होने चाहिए हमारे पास। दोनों में सेम विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। जितनी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उतनी इसमें प्रवाहित होनी चाहिए। दोनों हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे होने चाहिए, 1 मीटर की दूरी पे होने चाहिए। जब हमारे पास जब 2 चालक तार समांतर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 1 मीटर की लंबाई पर लगने वाले जो बल की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब, जब हम किन्हीं 2 चालक तारों को समांतर ले रखे हैं, उनको 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं। 1 मीटर की दूरी पर रखने पर यदि उन दोनों चालक तारों के मध्य 1 मीटर प्रति मीटर की लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगता है, तो विद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी उन दोनों के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आप ऐसे निकाल भी सकते हैं 1 कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कूलाम के अंदर कितने होते हैं। कल हमने एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था, वहाँ पे क्वांटाइजेशन के अंदर Q = फॉर्मूला आया था हमारे पास Ne
Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए आपको ये पता लगाना है कि 1 कूलाम के अंदर कितना चार्ज होता है, तो 1 कूलाम मतलब Q की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 1 दे रखी है, तो 1 रखेंगे। एन ई की वैल्यू आप जानते हैं, ई क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। एंड इसको इससे डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6.25 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 द पावर 18। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। मतलब 1 कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यदि 2 कूलाम के अंदर फाइंड आउट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही आप 3 कूलाम के लिए, 4 कूलाम के लिए इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इस वाले नंबर से। ओके, अगला जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां कौन सी हैं, 3 विधियां हैं। फर्स्ट है चालन द्वारा, फर्स्ट है घर्षण द्वारा, दूसरी है चालन द्वारा, तीसरी है प्रेरण द्वारा। तो 3 प्रकार से हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। फर्स्ट घर्षण, सेकंड फ्रिक्शन, सेकंड चालन कंडक्शन, और थर्ड है प्रेरण द्वारा। ये 3 हमारे पास हैं। फर्स्ट को अपन अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ भी चुके हैं पहले से। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर इसी के बारे में पढ़ा था। जब भी किसी 2 वस्तुओं को, कोई भी 2 वस्तुएं लीजिए, उदासीन वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं को आपस में इस प्रकार से रगड़िए। जैसे मैं आपस में इनको रगड़ता हूं तो इनके सतह के पे जो परमाणु हैं, इस वस्तु का परमाणु और इस वस्तु के परमाणु आपस में एक दूसरे से गुथ जाते हैं। गुथने पे क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी गुथ जाते हैं, और जैसे ही आप इनको अलग करते हैं, इस प्रकार से रब करने के बाद में आप अलग करते हैं, तो अलग करने पर ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो ये भी एक हमारी प्रोसेस हो गई कि इन्हीं भी 2 वस्तुओं को आप चार्ज करना चाहते हैं तो आप घर्षण के द्वारा कर सकते हैं। घर्षण पे जब घर्षण के द्वारा हम जब वस्तुओं को चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 वस्तुएं हैं, एक ये ए वस्तु है और एक ये बी वस्तु है। जैसे हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ना, तो एक वस्तु पे पॉजिटिव आवेश आता है, एक पे नेगेटिव आवेश आता है, लेकिन दोनों का जो परिमाण होता है वो समान होता है। दोनों पे अपोजिट आवेश आता है, दोनों पे अपोजिट चार्ज आता है, बट मैग्नीट्यूड सेम। दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम रहता है, परिमाण, आवेश का परिमाण है वो समान रहता है, लेकिन जो आवेश की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु में निकल के जाता है वो अपन लास्ट क्लास में बात भी की थी। कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु में जाता है। कम कार्यफलन कौन होता है, किसे कहा गया है? कम कार्यफलन का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास परमाणु के नाभिक ये है, इस नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के द्वारा जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला जो बल की कम होती है उसका कम कार्यफलन होता है, और जिसकी ज्यादा होती है उसका अधिक कार्यफलन होता है। तो जिसके पास कम कार्यफलन होता है, कम कार्यफलन वाली वस्तु से निकलकर इलेक्ट्रॉन अधिक वाली पे चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका कार्यफलन कम है और इसका अधिक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे चले जाएंगे। हमें पता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि n इलेक्ट्रॉन है ए वस्तु से बी वस्तु पे चले गए हैं। ठीक है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे पॉजिटिव आवेश आ जाता है इस प्रकार से, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव आवेश आ जाते हैं। तो जो कुचालक वस्तुएं होती हैं उनको आपको आवेशित करना होता है, तो ये वाली जो विधि है वो ज़्यादा कारगर साबित होती है। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं चालन विधि। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इस विधि के अंदर दोनों में देखिए विपरीत प्रकृति का आवेश है, लेकिन दोनों में समान होता है। समान कैसे होता है? जैसे यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे कितना आवेश आएगा, प्लस Ne, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस Ne। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए उतने यहाँ पे पहुंचे। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो यहाँ पे +5 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के बराबर, +5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 इलेक्ट्रॉन, इतना आवेश हो जाएगा।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों के जो परिमाण है वो समान है, लेकिन प्रकृति है वो विपरीत है। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। अगली विधि है हमारे पास चालन विधि। चालन विधि किस प्रकार से कार्य करती है, जैसे हमारे पास कोई भी दो मान लीजिए वस्तुएं हैं, एक आवेशित है और एक अनावेशित है। मान लीजिए ये हमारे पास एक ए वस्तु है, ये वाला था घर्षण के बारे में, अगला स्टार्ट कर रहे हैं चालन के बारे में। ये हमारे पास ए वस्तु है और एक ये हमारे पास बी वस्तु है। इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रकार से ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, यह आवेशित वस्तु, यह अनावेशित वस्तु है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। यह आवेशित है और ये अनावेशित, ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज। अब आप जैसे इनको आपस में लेके आते हैं, चालन विधि के अंदर क्या होता है, जब भी किन्हीं वस्तुओं को, किन्हीं दो वस्तुओं को या और अधिक वस्तुओं को जब पास में लेके आते हैं तो वहां पे आवेश का स्थानांतरण होता है। जब तक आवेश स्थानांतरित होता रहता है जब तक कि दोनों के अंदर विभव का मान समान नहीं हो जाए। विभव क्या होता है इसके बारे में अपन अगले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। वैसे थोड़ा सा आप समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। विभव क्या होता है, विभव हमको लेवल बताता है, वहां का एनर्जी लेवल बताता है। दोनों के एनर्जी लेवल इक्वल हो जाते हैं तो आवेश ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे मैं एक सीधे से एक डायग्राम बनाता हूं, यहाँ पे मेरे पास इस प्रकार से ये एक पात्र ले रखा है मैंने, इसके अंदर मैंने यहाँ पे जल डाला, ये भी कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने इस साइड से डाला या किसी भी साइड से, इस साइड से डालो या इस साइड से डालो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के अंदर, इस वाली साइड से देखते हैं या इस वाली साइड से देखते हैं, दोनों के अंदर लेवल इक्वल है, दोनों के अंदर लेवल इक्वल है। लेकिन इस साइड में जो पानी है वो ज़्यादा है, इस साइड में पानी ज़्यादा है, इस साइड में कम है। तो चार्ज की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है दोनों बॉडी पे, ए बॉडी पे और बी बॉडी पे, दोनों वस्तुओं पर आवेश का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों के जो विभव हैं वो एक समान होंगे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लेके आते हैं तो जब तक आवेश स्थानांतरित होता रहता है, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल विभव समान नहीं हो जाए, समान जैसे समान हो जाएंगे वैसे आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु, या तो आप इसको उठा के ऐसे टच करवा दीजिए या आप कोई एक वायर है उसको कनेक्ट करवा दीजिए। जैसे वायर कनेक्ट करवा देता हूं तो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इस ओर ट्रांसफर होने लगता है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव आवेश का मतलब यह है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है और नेगेटिव आवेश का मतलब यह है कि वहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। तो यहां पे कमी है, तो कमी है तो इस भी वस्तु के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ओर ट्रांसफर होने लगते हैं। मतलब जो कमी है उसको फिल करना चाहते हैं, वो उसको फिल करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में आने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस साइड में आने लगते हैं तो यहाँ पे भी क्या आने लगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी आने लगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी पे कौन सा आवेश आ जाता है, पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो जब भी हम ऐसा कहते हैं कि जब भी किसी एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ में संपर्क में लेके आते हैं तो वहां पर पॉजिटिव आवेश दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर हो जाता है या नेगेटिव आवेश ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहां पे केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उन स्थानांतरण की वजह से ही पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वस्तुओं पे समान प्रकृति का आवेश आता है। इस वाली विधि के अंदर जाने पर इन दोनों वस्तुओं पे कितना कितना आवेश आया उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो जब आकार समान होता है, मान लीजिए इस पे हमारे पास Q आवेश है, Q1 है या Q आवेश है और इस पे हमारे पास अभी 0 आवेश है। मतलब पहले 0 था, अब तो कुछ ना कुछ आ गया है। वो नया आवेश कितना है उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। अभी तो मैं बोल देता हूँ Q2 डैश आया है और इस पे Q1 डैश आया है। अब ये Q1 डैश की वैल्यू और Q2 डैश की वैल्यू क्या करते हैं, तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि पहले इस पे कितना चार्ज था और पहले इस पे कितना चार्ज था, दोनों को ऐड कर दो। Q1 प्लस 0/2 इसके लिए क्या करेंगे, तब भी ऐसा ही करेंगे। Q प्लस 0, इन दोनों पे ये नए नए चार्ज आ गए। यदि हमारे पास ऐसी सिचुएशन दे रखी है, यहां पे तो हमने क्या किया था, एक आवेशित वस्तु थी एक अनावेशित वस्तु थी। यदि हमारे पास दो वस्तुएं हैं और दोनों ही आवेशित हैं और दोनों के आकार हैं आकार समान, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव आवेश Q1 है और इस पर Q2 आवेश। अब जैसे मैं इन दोनों को टच करवाता हूं तो पहले
पहले आवेश इस पे Q1 इस पे Q2, जैसे मैं इन दोनों को टच करवाता हूं तो टच करवाने पर अब दोनों का जो कंबाइंड आवेश है वो कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। यदि आपको ये पूछा जाए कि ए व बी वस्तु पर आवेश कितना है, ये वायर कनेक्ट करने पर, तो कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। लेकिन जैसे मैं ये वायर हटा देता हूं, हटाने पर अब दोनों के पास जो आवेश का जो वितरण है वो बदल गया है। मतलब यहाँ पे Q1 डैश हो गया है और यहाँ पे Q2 डैश हो गया है। Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2। ये जो ऐड हुआ था इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 वस्तुएं हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। और ऐसे ही इस Q2 डैश के लिए कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। मतलब इन दोनों वस्तुओं पे इस प्रकार से आवेश अपन ज्ञात कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास दो वस्तुएं समान आकार की होती हैं तो हम वहां पे दोनों को ऐड करते हैं और उसके बाद में जितनी वस्तुएं उतने से डिवाइड कर देते हैं तो एक वस्तु का आवेश आ जाता है। यदि वस्तुएं असमान आकार की हैं तब क्या करना है, असमान आकार की वस्तुओं के लिए, असमान के लिए क्या करना होता है, जैसे मेरे पास ये एक ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, थोड़ी अलग अलग आकार की हैं और इसकी जो रेडियस है हमें मुझे पता है R1 है और इसकी जो रेडियस है उसकी R2 है। इस पे भी पॉजिटिव आवेश है, इस पे और इस पे भी पॉजिटिव आवेश है। मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं, इस पे Q1 आवेश है, इस पे Q2 आवेश है, ठीक है, इस पे Q1 आवेश, इस पे Q2 आवेश। जैसे मैं वायर हटाता हूं तो इस पे कितना आवेश आया, इस पे कितना आया। मान लेता हूं कि इस पे जो आवेश है, नया आवेश है, उसका नाम है Q1 डैश और इसका है Q2 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू होगी Q1 प्लस R1 अपॉन R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ये तो इसका आवेश होगा। और जब इसकी बात करते हैं तो Q2 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। देखिए, जब हमारे पास असमान आकार की वस्तुएं होती हैं तो उनका जो आवेश का वितरण होता है, जब भी हम उनको संपर्क में लेके आते हैं और अलग करने पे उनका आवेश का जो वितरण होता है वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के रूप में बढ़ता है। तो यहाँ पे हम जब फर्स्ट वस्तु की बात कर रहे हैं तो R1 ऊपर आ जाएगा और जब सेकंड की बात कर रहे हैं तो R2 ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चालन विधि के बारे में कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेरण देखिए, प्रेरण के बारे में देखते हैं। यह हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, और एक अनावेशित वस्तु है, ठीक है। प्रेरण किन में होता है, जब हम एक आवेशित वस्तु के पास में अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं तो आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के अंदर आवेशों के वितरण को प्रभावित कर देती है। इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, प्रेरण बोला जाता है। देखिए, ये हमारे पास एक ए वस्तु, ये बी वस्तु। ए वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं यहाँ पे इस ए वस्तु के पास में बी वस्तु को लेकर आता हूँ तो बी के पास में भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं। वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आवेश को देख के वो आकर्षित होते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं और जो असमान प्रकृति के होते हैं वो क्या करते हैं, पास में लेके आते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे ये किसको आकर्षित करेगा, नेगेटिव को आकर्षित करेगा। नेगेटिव किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस ओर आने लगेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे और जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आए वहाँ पे कौन सा आवेश आ जाता है, नेगेटिव आवेश आ जाता है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड से उठ के आए होंगे, इस साइड से उठ के आए तो यहाँ पे कौन सा आवेश आया, पॉजिटिव आवेश आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं इस बी वस्तु को पास में लेके आया, पास में लाने पे क्या हुआ, इस सतह वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो आकर्षित हो ही रहे थे, लेकिन इस साइड वाले थे वो भी इस साइड आने लगे। तो जहाँ पे अधिकता हुई, जिस सतह पे अधिकता हुई वहाँ पे नेगेटिव आवेश आ गया और जहाँ पे कमी हुई वहाँ पे पॉजिटिव आवेश आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव आवेश है इस दूसरी साइड वाले को मैं यहाँ पे अर्थिंग करवा देता हूँ। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि ये जो पॉजिटिव आवेश है वो नेगेटिव को तो अपनी ओर आकर्षित करके रख रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव को क्या करना चाहता है, वो दूर भगाना चाहता है। और पॉजिटिव किसको व्यक्त करता है, पॉजिटिव व्यक्त करता है इसकी कमी को व्यक्त करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी को व्यक्त करता है। तो जैसे आप यहाँ पे अर्थिंग करवाते हैं, जैसे हम यहाँ पे अर्थिंग करवाते हैं तो अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आते हैं और इस वस्तु के अंदर जमा हो जाते हैं और यहाँ पे ये जो कमी होती है वो फिल हो जाती है। इसके बाद में आप इसको दूर ले जा सकते हैं। जैसे ही आप इसको दूर ले जाएंगे तो इस पे कौन सा आवेश बचेगा, केवल नेगेटिव आवेश बचेगा और पॉजिटिव की जगह भी इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस प्रकार से हम एक अनावेशित वस्तु लेके आए, उस अनावेशित वस्तु को आवेशित कर लिया किसी वस्तु के पास में लाने पर। यहाँ पे अपन पास में ला रहे हैं, टच नहीं करवा रहे हैं, वहाँ पे चालन के अंदर हम टच करवा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ पास में ला के रख रहे हैं। तो पास में लाने पर भी वस्तु क्या हो सकती है, आवेशित हो सकती है। ये वाला जो नियम है प्रेरण वाला वो अपन बिंदु कणों के अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बिंदु कण है, एक छोटा सा पार्टिकल है, उसके अंदर आवेश इलेक्ट्रॉन कहां से उठ के दूसरी ओर जाएगा, वहां पे प्रेरण पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप ये बड़ी बड़ी वस्तुओं के अंदर लगा सकते हैं, वस्तुओं के अंदर। इसके अलावा एक यहां पे अपन बातचीत करते हैं, इसके बाद में एक नोट की बात करते हैं। जब भी आप ऐसा चेक करना चाहते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं है तो उन वस्तुओं में आकर्षण भी लग सकता है या प्रतिकर्षण भी लग सकता है। जैसे मेरे पास ये दो वस्तुएं हैं, मैं इनको पास में लेके आता हूं।
हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, तो आपने बोल दिया कि दोनों वस्तुएं क्या हैं, आवेशित हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप इन दो वस्तुओं को वापस लेके आते हैं और ये प्रतिकर्षित कर रही हैं, तब भी आप कह सकते हैं कि ये आवेशित है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि जो प्रतिकर्षण वाला जो गुण है वो ज्यादा सही है आकर्षण के बजाय। वो इसका कारण यह है कि दो वस्तुओं के मध्य, आवेशित और अनावेशित के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य, आवेशित और अनावेशित के मध्य एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही है। जब भी अपन किन्हीं दो द्रव्यमानों की बात करते हैं तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण लग ही रखा होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण की होती है। तो हम यहाँ पे कभी भी जब भी गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो आकर्षण प्रकृति होती है, तो यहाँ पे आकर्षण तो हो ही सकता है। तो सही तरीका कौन सा हुआ, प्रतिकर्षण सही तरीका हुआ किसी भी वस्तु के आवेशित गुण को चेक करने के लिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ऑफ करते हैं, और अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कूलॉम नियम के बारे में पढ़ेंगे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाता है और उनके मध्य लगने वाला बल कितना होता है। ओके, बाय बाय, टाटा।